अगर चेहरा नहीं आता तो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर याद, और उस पर नहीं आता तो फेसबुक पर नाम से याद, भले वो फर्जी आईडी बना हुआ। 2 जून 2020 को जब लिस्ट आई तो शायद इसमें कोई होगा जो इसको ये उम्मीद ना रही हो तो हमारा नहीं, क्योंकि उस समय पूछा जाता है जो पास है वो हम लोग भी खास थे, ठीक है। तो उसमें कटाफ को लेकर के मैटर था कि शिक्षा में थोड़ा मैटर था, तो कुछ लोग को पढ़ाई नहीं किए कि शिक्षा मंत्री का भर देंगे तो हम लोग में कोई मैटर नहीं बचेगा। लेकिन जब कटाफ लगी तो सबको उम्मीद होगी कि अब कटाफ लग गई अब तो हम लोगों का। लेकिन 2 जून 2020 को जब लिस्ट आई तो उसमें तो नाम, पिता का नाम और आवंटित जनपद दिया और तो कुछ दिया नहीं गया। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया गया कि आखिर कितने तक ओबीसी का और कितने तक एससी के गुणांक वालों का हुआ। सबसे बड़ी सविता तो यहीं पर क्रिएट होगी कि आखिर इससे पूर्व में कितनी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे 2008 में हो, 11 में हो, 13 में हो और अगर 500 भी हो, सब में कटाफ तो मैंडेटरी रहती। भाई आखिर हमारा चयन हुआ तो हमको पता है कि हमारा इतना कटाफ नहीं हुआ, तो ये तो पता होना चाहिए कि भाई हमारा गुणांक 70 है, 75 तक वालों का हो गया। ये जब इन्होंने नहीं किया तो एकदम क्लियर संख्या के दायरे में आ गए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ। इसको लेकर के कई सारी प्रतिवेदन द्वारा दिए गए, आयोग में भी प्रयास किया गया, फिर इन्होंने कटाफ एक दी 67.1। महेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुकदमा फाइल किया था उसमें जब कटाफ 67.1 का कटाफ दे दिया फिर तो कुछ कहने बचा नहीं था, क्योंकि उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2 लिस्टें जारी हुई थी 30 और 32,000 की ना, वो डेटा और जिनका आवंटित जनपद का डेटा था मर्ज करके ये क्लियर हो गया कि ओबीसी का और क्या ओबीसी का लगभग 19,000 लोगों को निपटा दिए हैं और इसी तरीके से एससी का भी निपटा दिए हैं। एक डाटा निकाल देता हूँ। तो ओबीसी के जो टोटल कैंडिडेट थे वो जो अनरिजर्व में सफर करने थे तो लगभग करने थे 28,598 कैंडिडेट थे, उसमें से इन्होंने 13,007 कैंडिडेट को ही ओवरलैप। तो ये रूल होता है कि अगर जो कैंडिडेट अनरिजर्व के बराबर जिसका मेरिट है वो अनरिजर्व में होता है। इसको लेकर के मैराथन सुनवाई सिंगल बेंच में जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला के यहाँ उन्होंने पूरी लिस्ट को रद्द कर दी और कहा कि वास्तव में ओबीसी एससी का जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना छोड़ दिया। वो ये छोड़ दिया कि टीईटी को तो उन्होंने एलिजिबिलिटी मान लिया, बट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उसको उन्होंने पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट मान लिया कि यहाँ से रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। जबकि इससे पूर्व में 2-3 ऑर्डर हुए थे, राघवेंद्र वाला हुआ था जो कि राम शरण ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट से अप्रेल था, दोनों सेपरेट थे। यानी एटीआरई अलग चीज़ है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अलग है। उसको उन्होंने ओवर रूल करते हुए उसका कहीं पर जिक्र नहीं किया, जिसको लेकर के स्पेशल अपील फाइल हुई। स्पेशल अपील में सारी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने माना कि जो एटीआरई है और टीईटी है ये दोनों एलिजिबिलिटी एक्वायरिंग एग्जामिनेशन, केवल आप अर्हता है ये, इनका रिक्रूटमेंट से कोई मतलब नहीं। रिक्रूटमेंट से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि एटीआरई पास होने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद हाई स्कूल से लेकर एटीआरई तक की मेरिट बनेगी, उसमें जो कैंडिडेट जिसका हाई गुणांक होगा वो उसमें जाएगा। इसको लेकर के जस्टिस मसूदी के यहाँ हम लोगों के आर्गूमेंट से कन्विंस हुए। पवन भाई कह रहे थे कि अब धीरे धीरे उसी पर आ जाएंगे। वहाँ पर जब बहस चल रही थी तो हमारी तरफ से मैडम भी थी गुलबी गोयल, जो कि केवल मीडिएटर के लिए सीनियर एडवोकेट थे। तो आप लोग सबको अगर जो लोग उस
उस समय टच में थे उनसे साफ साफ कहा गया था कि इसमें जो है किसी तरीके से आपस में समझौता करके आप लोग आपस में बैठ करके सॉर्ट आउट करें। तो आपकी मोहन भाई ये बात शायद आपके नॉलेज में नहीं रही, हाई कोर्ट में भी पूरी तरीके से ये बात कही गई थी, याद आया आपको? नहीं याद आया? हाँ, तो आप अब ये मत कहिएगा कि हाई कोर्ट में ये प्रयास नहीं किया गया। हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया गया था, स्पेशली उसके लिए एक सीनियर था, हाँ, और इसीलिए मीटिंग और आयोजित की गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी मेरिट छोड़ करके पिटिशनर्स के लिए एक स्पेशल काउंसिल को हम लोग हायर करके केवल पिटिशनर के लिए कहलवाने के लिए प्रयास करें, जैसा कि हाई कोर्ट में किया गया था। अब जज से ऊपर हम लोग नहीं हो सकते। हमारा इतना है कि हम लोग पूरी बात कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट ने भी कन्विंस किया, लेकिन वहाँ पर अपने ही लोग दो फाड़ हो गए, क्योंकि किसी को सुपर न्यूमेरिक चाहिए था, गलत कह रहा है, किसी को सुपर न्यूमेरिक चाहिए था, और बाकी साहब लोग तो जैसे थे तो उनको तो और मौका मिल गया, इधर से भी विरोध हो गया, उधर से विरोध हो गया, मामला जिसके कारण जो पूरी लिस्ट जो 69,000 की थी वो ये कहते हुए पेश हो गई कि ATRE जो है वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन हो गए, जो ATRE में 96 नंबर से ऊपर पाएगा वही जो है ओवरलाइव करेगा, अदरवाइज इसको डिवीजन बेंच ने मॉडिफाई कर दिया और सारा कुछ हमारे पूरी लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो चूँकि मसूदी साहब के यहाँ जो लोग हमारे साथी जुड़े हुए हैं और आए भी हाई कोर्ट में, वहाँ पर कोई ऐसा बिंदु नहीं बचा था जिस पर बहस ना हो, और लास्ट में भी जब कंक्लूड कर रहे थे उस समय भी कहा था कि साहब जो लोग कोर्ट में उस समय थे, चूँकि यहाँ पर वर्चुअल सुनवाई नहीं हो रही थी, इसको लाइव में हम लोग नहीं दिखा सकते, तो जब इसको बोलते हैं क्लोजिंग आर्गूमेंट, तो जो लोग उसमें कोर्ट में थे उस समय भी हमारी तरफ से जो हमारे सीनियर थे सुदीप सेठ साहब, उन्होंने भी कहा था साहब पिटिशनर का देख लीजिएगा, कहा था नहीं कहा, सभापति आप थे, लास्ट में खड़े होकर के उन्होंने कहा, तो हमारी तरफ से दोनों जगह आर्गूमेंट हुआ। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई कम कर रहा हो, लेकिन चूंकि उस समय इतना डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था, 6800 का अलग डिस्प्यूट था, और राहुल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की अपील थी जिसमें था कि 6800 को तभी किया जाएगा जब 6800 को बाहर किया जाएगा, तो वो पूरा एक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें क्रिएट होगा कि उसका एक ही तरीका था कि इस पूरे को रद्द करके एक नया फ्रेश लिस्ट को प्रिपेयर करना। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, 2 बजे से 28 तारीख को लिस्टेड है, हाँ 2 बजे से लिस्टेड है, तो उसको लेकर के वहाँ भी इस बात को कहीं पर भी कोई ये ना सोचे कि पिटिशनर्स के लिए कहा नहीं गया। आपको याद मैं इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि इतने लोग हैं जो देखे हैं, तो हर जगह बात अपनी की गई, जैसे यहाँ की गई वहाँ की की गई। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि हो सकता है उसको हमारी अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज किया जा सकता था। भाई सुप्रीम कोर्ट से तो कोई बड़ी अदालत कोई है नहीं, तो अगर हमको वहाँ से मिलेगा तो उसके बाद तो कोई कहीं पर कुछ फंसने वाला है नहीं, लेकिन अगर यहाँ मिलता कि यहाँ दे देते तो निश्चित रूप से सारे लोग आगे चले 100% चैलेंज का उसको कोई रोक नहीं मिलता है। इसीलिए मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जो रिलीफ ग्रांट होती है वो क्योंकि उसके बाद आप कहीं पर भी हाँ उसको आप ना चैलेंज कर सकते ना ही किसी भी तरीके से आप उसको कोई छेड़छाड़ कर सकते। तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कहा गया कि जो पिटिशनर्स की बात है अगेंस्ट 6800 उसमें कौन लोग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी आईए फाइल है वो हाई कोर्ट की है, डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट सारी है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं सबकी बात कोर्ट में रखी जाए, और उस पर कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस पर कोर्ट के बाद स्टेट का क्या रुख रहता है वो भी एक बहुत जरूरी बात है। तो अभी से हम ये कह दें कि हम 6800 के अगेंस्ट दे देंगे या सुप्रीम कोर्ट वालों को छोड़ देंगे या हाई कोर्ट वालों को दे देंगे या 7 दिसंबर 2020 वालों तक को मिल जाएगा, ये तो केवल हवा में चीज़ें कि अगर किसी ने कहते हम तो 20 तक हैं तो और भी दिनेश नहीं कर, अगर कोई ये कहता है कि
समस्या सबसे बड़ी यही है, यहाँ पर यही है। अगर मैं 7 दिसंबर 2020 तक हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 20 तक हो जाए, बाकी खेल खत्म हो जाए। इसमें कोई अदरवाइज लेने वाली बात नहीं है। ये व्यक्ति का, मनुष्य का स्वाभाविक है कि वो यही चाहता है जहाँ पर उसका हो रहा होगा तो वहाँ तक हो जाए काम। हर व्यक्ति सोचता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लोग 30 जनवरी 21 तक 5 जनवरी 21 को ही अरसा सूची लिस्ट आई थी, कुछ लोग उसको कट ऑफ डेट बनाते कि ठीक है जहाँ तक अरसा सूची लिस्ट आई थी और सरकार ने माना था कि हाँ घोटाला हुआ, वही कट ऑफ डेट मान लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में हो उनको सबको ले लिया जाए, डिवीजन वाले हैं तो फिर डिवीजन तक वालों को ले लिया जाए। ठीक इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में वाले सोच रहे हैं कि हमारा सबका हो जाए, इसी तरीके से 800 के भी लोग सोचते हैं कि भाई हम तो मेरिटोरियस हैं, तो कॉलर यही तो उठा रहते हैं कि हम तो हाई मेरिट वाले। अगर हाई मेरिट वाले थे तो 5 साल से कर क्या रहे? भाई हाई मेरिट वाले तो सारे सेलेक्ट हो गए, वो सैलरी ले रहे हैं। अगर अभी भी किसी की भूत सवार है कि हम हाई मेरिट के हैं तो उसको कहीं ना कहीं जो है अपने को फिर से विचार करके सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हाई मेरिट वाला है। यहाँ क्या कोई अगर ये कहे कि हम हाई मेरिट वाले हैं तो ये बात मानने वाली है? हाई मेरिट वाले तो हम घर में बैठ के या तो विद्यालय में बैठे होते, आज संडे है हमारी छुट्टी के है, वो कर रहे होते अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच आ रहा वो देख रहे होते। तो ये कतई नहीं है कि हम हाई मेरिट हैं, हमारा नाम 800 में है। आप सोचने का आप कुछ भी सोच लीजिए कि हम सिंगल बेंच में, भैया सिंगल बेंच वाले सुप्रीम कोर्ट कर दे, डबल बेंच में है डबल बेंच वाले कर दे, जो डायरेक्ट गए हैं उनका कर दे। ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई आधार नहीं है पिटिशनर। कोर्ट है टू डिसाइड, कोर्ट खुद डिसाइड करेगी कि हमको किसको देना है किसको नहीं। उसमें हम आप अपनी बात कहते थे साहब बहुत गरीब है, 5 साल लड़ रहे हैं, तब हमको दे दीजिए, यही ना आप कहोगे? हमारा नुकसान हुआ, हमारे सामने थाली परोसी रखी थी, कुछ लोग आए छीन के ले गए, यही तो आप कहोगे? तो वो 2 तरीके अपनाएगी, या तो कहेगा ऐसा करो उनकी जो छीन के ले गए तो उनको हटाओ, इनको दुआ करके एक्सक्लूड कर दो उनको सूची से, या तो कहेगा अच्छा भाई ले गए तो ले गए, अब इनके लिए सरकार बैठी है कुछ व्यवस्था, यही कहोगे। आप कहो साहब इनको दे दो, इनको मत देना, इनको हमको दे दो। आप ये कैसे कह सकते हो? हम ये कह सकते हैं नहीं। हमारा काउंसिल ये कह सकते साहब ये हमारी लिस्ट है और इसमें से ऐसा करिए आप छांट लीजिए, इनको दीजिए इनको मत दीजिए। एज ऑन डेट कोर्ट के सामने जो भी हैं वो सारे रिलीफ के लिए ही तो गए हैं। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई किसको देना है। हमारी बात है, हमने कह दिया कि साहब इतने लोग हैं और ये मर्ज है इनके, कोई दिसंबर वाला है, कोई जनवरी वाला है, कोई रिट वाला है, कोई सुप्रीम कोर्ट वाला है। अब साहब आप दे दीजिए, कोर्ट खुद डिसाइड करेगी। हाँ सरकार को पूछेगी ना कि आप बताओ क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कोर्ट में बहस के दौरान कही जाने वाली और तत्कालिक रिएक्शन पर होने वाली चीज़ें, या पहले से प्री प्लान करके नहीं करवा सकते हो कि प्री प्लान करके आप दिसंबर का करवा ले जाओ, प्री प्लान करके आप 68 प्रोसीड करवा ले जाओ, प्री प्लान करके आप हाई कोर्ट वालों करवा ले जाओ, ऐसा कतई संभव नहीं। अगर ऐसा संभव होता तो फिर इतना जद्दोजहद हम लोग करनी नहीं पड़ती। और इसीलिए जो हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, जो आईए फाइल हुई हैं, उसमें सारे कैंडिडेट मिक्सअप नहीं हैं, तो हम उसमें कैसे सॉर्ट आउट करने के लिए कह सकते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भास्कर और सुशील और जिनके लोग खास हैं उनकी अलग, उन्होंने 10-20-50 लोग फाइल करे कि वो अपना करवा लेगा बाकी ऊपर में। जबकि जो कैंडिडेट हमारे पास आए हैं उसमें 3 तो मेन ही हैं, एक में हमारे नाम से, एक सुशील के नाम से, एक और। तो जो हमारे पास कैंडिडेट आए थे वो 1/3 हो गए थे कि अगर हमारा होगा तो हमारे साथ के जितने पीछे पूछ में लगे हुए हैं सब पीछे चले आएंगे। जो और बचे थे वो सुशील वाले हैं, उसमें आ जाएंगे। तो तीसरे उसमें रामविलास वगैरह और महनपाल वाली, तो वो तो सब एक ही साथ हैं। उसमें हम कैसे किसी इंडिविजुअल के लिए एक और किसी, हम एक बायस्ड होकर के कोर्ट के सामने अपनी बात रख ही नहीं सकते। अगर आप पहले से बायस्ड हो जाओगे तो कहाँ रखा जाए। तो ये बात कतई आप मत सोचिए कि
किसी 7 दिसंबर 20 वालों हो करके बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाए। वो टोटली कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट कितने लोगों को देना चाहती है। कोर्ट के सामने जब हमारे पास नुकसान हुआ है तो क्या कोर्ट के दिमाग में ये बात नहीं है कि आखिर इतने दिन से ये बच्चे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर और कोर्ट में, तो वो क्यों उसमें भेदभाव करेगा? वो तो यही सोचे कि भाई ठीक है, एज ऑन डेट जो भी कोर्ट के सामने उनको दे के खत्म करो। इसके अलावा तो कोई रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा। अब हम ही खुद अगर कहने लगेंगे तो फिर मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तो कोर्ट यही कहेगी ना कि अगर हम 20 वालों को दे दिया तो कल को वो लोग आएंगे ऐसा हमारी कौन सी गलती थी, हम भी तो कोर्ट में थे। तो फिर एक नया सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो जो भी वहाँ पर बहस के दौरान ये चीजें होंगी, उस समय जैसी स्थिति होगी, कोर्ट का क्या रुख है उस हिसाब से काम करें। तो 20 वालों में तो किसी कंफ्यूजन नहीं। अगर इस बात को मैं फोर्सली जो है क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कहीं पर अब भी अगर आपका डिस्प्यूट लग रहा हो इसमें, तो अभी कर दे, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। साहब मिनिमम अगर मिनिमम की बात करते हैं देखेंगे आप अपने स्टेज के साथ पानी भी पी रहे हैं। तुम इसके ग्रुप में मारो ना फिर तो भाई सब्जेक्ट टू पिटीशन क्या होता है जो लोहा वाले में दिया गया? हाँ, वही दिसंबर वाली बात वही है। सब्जेक्ट टू पिटीशन का मतलब ये है कि उस समय चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था 69,000 प्रोसीड करने, सरकार चाह करके भी उसको रोक नहीं सकती, उसको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी ही करनी। लेकिन उसमें लिटिगेशंस थे, रिजर्वेशन पॉलिसी का वायलेशन था, कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट ने कहा, हम लोगों के आर्गुमेंट से वो कन्विंस हुई कि हाँ वास्तव में रिजर्वेशन का नुकसान हुआ है, ओबीसी के रिजर्वेशन का भी नुकसान हुआ, एससी का भी हुआ। तो उसने ये ऑर्डर कर दिया कि जो भी कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट होने जा रही है वो आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन, आउटकम का मतलब कि अगर इस रिट के आदेश के आधार पर अगर लिस्ट रद्द हो जाती है तो वो इस आधार पर कोई अपनी नियुक्ति बचा होने का क्लेम नहीं कर सकते कि साहब हमको सरकार ने नियुक्ति दी है तो हमको नौकरी करते रहना चाहिए, आपको अगर गलत आपकी अपॉइंटमेंट हुई तो आपको बाहर करना। ये है सब्जेक्ट टू पिटीशन कि आप रिलीफ की ग्रांट नहीं कर, इस केवल इस आधार पर आप रिलीफ नहीं मांग सकते कि हम नियुक्त हो गए तो अब हम अजर अमर हो गए। तो हाँ, तो कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक लिखवा दिया कि जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है वो आउटकम ऑफ दिस पिटीशन है। अगर इसके अलावा उनकी नियुक्ति रद्द हो गई तो रद्द मानी जाएगी, बच गई तो मतलब आज तक वो इसके अधीन है? वो तो एक ही बार हो गई, खेल खत्म हो गया बस। उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हुए हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर में सब लिखा होगा कि 13,156 के अधीन रही है, और इसके अलावा और भी लिखा होगा विभिन्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं के अधीन रहेंगे। कि मान लो बाद में कोई हमको दोष न दे, मतलब सरकार को दोष न दे कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी की। कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जब भी डिसीजन होगा, वो आप लोगों के मानिए। केवल इस आधार पर रिलीफ नहीं ग्रांट कर सकते हैं कि आप अपॉइंटमेंट हो गए तो सब कुछ हो गया, अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ जाएगा तो आपको बाहर जाएगा। मतलब भास्कर भाई, क्या जो 7 दिसंबर वो पिटीशन वाला 7/12 का जो डिसीजन है वो आज की डेट में नल एंड वाइट है, तो कोई मतलब नहीं? मतलब आप हमारी बात सही नहीं समझ रहे हैं। सारा डिपेंड करेगा सर्वोच्च न्यायालय के रुख पर। आप अपनी बात कह दोगे, करना सुप्रीम कोर्ट, आप रिलीफ मांगोगे आपको ग्रांट हो सकती है, आप लिस्ट रद्द मांगोगे लिस्ट रद्द हो सकती है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको क्या करेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते, मतलब इनको दे दो इनको न दो, आप अपनी पूरी बात कह दोगे। फिर भाई कोर्ट जब आती है मैटर को सुनने के लिए तो वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का पूरा लेखा जोखा लेकर के आती है कि कब मुकदमा फाइल हुआ, कब आप आउटकम ऑफ द पिटीशन हुआ, कब स्पेशल अपील हुई और कब SLP हुई, रिट का क्या ऑर्डर रहा, किस आधार पर डिवीजन बेंच में मैटर गया, किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में मैटर गया, वो सारा कुछ उसको पढ़ के आएगी।
तो उसको हमको बताना नहीं पड़ेगा कि साहब ये दिसंबर में आउटकम ऑफ द पिटीशन हुआ था, वो खुद पढ़ के, क्योंकि उसमें इंटरिम ऑर्डर एक होता है, इंटरिम ऑर्डर, वो इंटरिम ऑर्डर जितने होते हैं उसकी एक अलग से फाइल बनती है। तो अगर कोर्ट बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, आपकी पूरी फाइल पढ़े ना पढ़े, लेकिन जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो एक हरा पेज बना होता है, उस पर वो सारे पेज चिपके होते हैं। ये नहीं लिखा होता कि जैसे कई बार ऑर्डर 1 नेक्स्ट डेट पर, वो नहीं लगे होते, लेकिन जो ऑर्डर स्पेसिफिक होते हैं, जिनमें कुछ मैटर से रिलेटेड ऑर्डर हुआ होता है, ऑपरेटिव पोर्शन होता है, वो सारे के सारे ऑर्डर अलग होते हैं। जैसे वो अपने में कौन कौन से ऑर्डर रहेंगे, जैसे वो तो विज्ञप्ति निकालिए पेपर पे, वो सब जैसे पहला ऑर्डर तो ये रहेगा 7 दिसंबर, तो सबसे पहला ऑर्डर वही रहेगा, क्योंकि सबसे पहला एंट्री ऑर्डर वो था। उसके बाद दूसरा ऑर्डर उसमें लगा होगा सिंगल बेंच का, उसके बाद तीसरा ऑर्डर डबल बेंच का लगा होगा, जिसमें स्टे ग्रांट किया था सिंगल बेंच पर कि आज की डेट तक जो भी उसमें ऑर्डर था कि इस डेट तक जो रिटें आई हैं उन पर भी ये ऑर्डर प्रभावी होगा। आप लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा, तो वो ऑर्डर लगा होगा। इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस चंद्रचूड़ का ऑर्डर है वो लगा होगा। अब उसके आगे मतलब कोर्ट के द्वारा जितनी भी प्रोसीडिंग हुई इंटरिम ऑर्डर के द्वारा, वो अलग से फाइल रहती है, वो सारा कुछ कोर्ट पढ़ के आती है। तो उसको हमको अलग से डिसाइड नहीं बताना है कि ना ये चीज़ें कोर्ट से रिलेटेड हो जाए। 60-65 में था ना, तुम वही शेयर कर दो ना। कोर्ट क्या देती है, एक प्रश्न उठेगा काउंसिल के माध्यम से, तो एक प्लानिंग की होती है कि हम लेना मांगेंगे, अगर यहाँ तक भी आगे कम सत्य दे जाए तो कहाँ तक में आप वहाँ पर 2 जज बैठते हैं, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 जज बैठते हैं और 2 जज में दोनों को रहता है, हर जज का व्यू अलग है। तो आप प्री प्लान करके आप इतना कह सकते साहब हमको पिटिशनर्स का कर दीजिए, आप किसका करना कैसा करना वो कोर्ट को डिसाइड करेगी कि किसका हमको करना है, क्योंकि उसके पास सारा डेटा, वो फाइल 1000 पेज की 2000 पेज की भले ना जो है अध्ययन करें, लेकिन जितने भी इंटरिम ऑर्डर हुए हैं इंक्लूडिंग 7 दिसंबर 20 और जो भी सब वो पूरा स्टडी करके आती है, उसके आधार पर तक। और खासकर जब आप दफ्तर की कोर्ट में हो तो शायद ही कुछ ऐसी चीज होते जो पढ़ के ना आते। इसीलिए जब एक बार हम लोगों ने मेंशन कराया था तो उन्होंने कहा था कि हम 2 बजे से लगा रहे हैं, हम पहले टाइम देखेंगे कितने बजे हम इसको सुन सकते हैं, इसीलिए वो नेक्स्ट वीक ही लगा रहे थे, यही कल वाला वीक जो है। लेकिन क्यों नहीं लगा, क्योंकि उनको उसको पढ़ने के लिए उसको समय चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बढ़ा दिया और 2 बजे लगा दिया। उसका जो और मैटर्स लगे थे वो दिसंबर में लगा दिए। तो वो सब चीज़ें उनके संज्ञान में रहती हैं, हम अपनी बात कहेंगे, ये तो हमारी आपकी बात हो रही है, सामने रिजर्व वाले भी तो बैठे हैं, स्टेट भी तो बैठी है, तो आप अपनी बात कहोगे कोर्ट के सामने, आप पिक एंड चूज वाली पॉलिसी नहीं अपना सकते, यही सॉल्व होनी सकती। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए कि आप गलत हैं। अगर हम पहले ही बायस्ड होकर के जाएंगे तो कोर्ट के दिमाग में ये कहीं आना नहीं चाहिए आप अपना निजी फायदा देख रहे हैं। क्यों? कोर्ट आपको नौकरी देने के लिए नहीं बैठी है, वो तो मजबूर हम देगी कि यार इतने लोग बाहर हो जाएंगे, बेचारे कहाँ जाएंगे, तो ऐसा करो जिनका नुकसान हुआ उनको दे के खत्म करो। क्या किया? अगर आप ही पहले ही कह दो कि नहीं साहब हमें दे दो बाकी हमको नहीं, फिर वही चीज है ना कि और तक स्टेट को फंसाओगे नहीं तब तक वो बात कहेंगे ही नहीं। अब कितनों को देना है, किसका करना है, पूरा का पूरा सरकार, ऐसा नहीं कि हमारा व्यू लेकर के कोर्ट कर देगी, कोर्ट उसका अथॉरिटी का तो भी देगी, जिसको करना है उसको भी तो देखेगी कि आखिर सरकार का इस पर क्या रुख है, सरकार क्या करना चाहती है, फिर उस हिसाब से काम करेगी। और आप लोगों को पता होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पहली डेट पर ऑर्डर जब हुआ था तो उसने सबसे 8 पेज का रिटर्न सबमिशन मांगा था, आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं जमा, आपने नहीं जमा किया, तो क्यों नहीं जमा किया? ना वो जमा करेगी, हम तो समझ रहे हैं उसकी, वो ऑन ओथ कोर्ट के सामने जो कुछ बोलेगी ओरल में बोल देगी, अच्छा है इनको देना है दे दो, खत्म।
असल और रिटर्न में क्या ये बगावत नहीं लेना चाहती ना किसी पक्ष से, ना जनरल से बगावत लेना चाहती ना भाई ओबीसी से। वो ऐसा ना, वहाँ पर समस्या सबसे बड़ी है कि इधर भी अपने हैं, इनकी भी वोट लेनी है, उधर तो अपने हैं ही, तो उधर जाते तो इधर वाले चिढ़ गए, क्योंकि फिर सबसे ज्यादा भगवा झंडा हम ही लोग तो बांधते हैं और फायदा वो लोग लेते हैं। तो वो तो पता ही नहीं चाहिए कि खुल के कभी ये सरकार खुल के कभी विरोध नहीं करेगी किसी का, उसको जो कुछ करना होता अंदर ही अंदर कर। PWS देना था, आपको पता ही नहीं चला, तो सरकार और उसके अधिकारी कहीं न कहीं कुछ किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे, उस हिसाब से कोर्ट और हमारे काउंसिल आगे। भाई ऐसा थोड़ा कि वो अगर किसी को देने लगेगी या किसी को नहीं देगी तो हम लोग अपोज नहीं करेंगे, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए बहस जब होती तो हर पॉइंट टू पॉइंट ये देखा जाता कि किधर बहस जा रही है, कोर्ट का रुख क्या है, उस हिसाब से करी जाती। और डायरेक्ट हम खड़े होकर कहते साहब हमको ये नौकरी दे दो, कैसे दे देगी? पहले बताओ तो ऑर्डर क्या हुआ है। वो तो कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आप आम कहोगे तो तुरंत वो इमली कहेगी। जो लोग कोर्ट में हमारे साथी जुड़े हैं और देखें लाइव टेलीकास्ट, तो अगर आप कहोगे ये आम का पेड़ है, नहीं ये तो इमली का पेड़ है, देखो इसमें सिद्ध करो, ये देखो इमली का पेड़ है, इमली की जैसे पत्ती है इसकी, लेकिन क्या वास्तव में इमली पेड़ है? नहीं। तो आपको प्रूफ करना होगा, आपको शुरू से शुरुआत करनी ही होगी कि साहब हमारे इतने लोगों का होना था, इन लोगों ने नहीं किया, तभी तो कोर्ट और सरकार फंसेगी, तभी तो मजबूर होकर के आपको कंसिडर करेगी। अगर आप पहले ही सरेंडर होकर के अपने लिए बात कह लोगे तो खेले खत्म हो जाएगा। देखिए 1 साल हो गया, तब से कितना अप्रोच हम लोगों ने किया, तब आकर के टाइम फिक्स हो पाया है 2 बजे से। और अगर किसी मुकदमे में 2 बजे से टाइम फिक्स हुआ है तो एंट्री ऑर्डर तो किसमें होना है, अंतरिम आदेश जो कुछ होना था हो गया, अब होगा फाइनल ऑर्डर। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा मुकदमा मंगलवार वही हम लोगों का लगता था, इस बार कब लगा है? गुरुवार को लगा। तो आप समझ जाइए कि हमको लगता है गुरुवार और जो है शुक्रवार को सुन करके 1-8 दिन में हमको लगता है हो जाना सैटरडे तो आप हमको भी टाइम वहाँ लगता जहाँ जैसा होता बैठ के कथा सुना। इधर ले लो कथा अगर सुनना होता तो आप 10 दिन सुनो, लेकिन जब मसूदी जैसा फायर ब्रांड बैठता है तब तो लगता है कि हाँ बहस हो रही है। जो लोग थे वो देखे होंगे कितनी खतरनाक बहस उनकी कोर्ट में। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा था हमको जो है अगर कोई रिपीट कर रहे याद दिला दें। तो इसमें तो क्लियर होगा ना दिसंबर 20 और वो सारी चीज़। अच्छा हाँ, कटाव वाला आप बता रहे थे 66.73 और जब बहस की शुरुआत होगी तो हमेशा पहला कटाव माना जाता है। जब तक आप 67.11 को पहले ओवरलैप करके ऊपर नहीं ले जाओगे तो 66 वाला कहाँ से आ जाएगा? पहली कटाव आने की तरफ 67.11। तो जब तक 67.11 वाला नहीं भरेगा, जब वही रद्द हो जाएगा तो 66 पॉइंट का क्या रहे मतलब रह जाएगा। तो थर्ड काउंसिलिंग वाला का कोई मतलब नहीं है भाई। पहले ही स्टेप पर गलत हो गया तो सेकंड स्टेप बिल्कुल सही कह रहा। सेकंड स्टेप पर आप कहाँ पहुँचोगे? पूरा गलत हो गया। तो उस पर हमको बहस करने की जरूरत क्या? हम तो 67.11 पर ऑर्डर आया है तो उसी के आधार पर आगे बढ़ जाएगा। जब पहला स्टेप ही आपने गलत कर दिया, आपने अप्लॉयड कैटेगरी, अपॉइंट कैटेगरी और कट ऑफ कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, तो ये क्लियर एकदम दिखाई दे रहा कि सीधे सीधे इनका पूरा इरादा था ओबीसी और एससी को नुकसान पहुंचा। तो कट ऑफ वाला कोई मैटर नहीं कि इतना ज़्यादा हो। वो पहला स्टेप गलत है तो बाकी हर सारे स्टेप स्वतः गलत होते चले जाएंगे। वो आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। और क्या था? नहीं अभी पुराने वाले बच्चे हैं। टोटली आज लोग की संख्या बोल रहे थे भाई, टोटल संख्या कितनी है? जो हाई कोर्ट में है और जो सुप्रीम कोर्ट में है, टोटल हमारे साथ जो हैं लगभग 2200-2300 लोग। 2200 हम लोग उनकी बात करें तो अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर होता 10,000 20,000 होते तो हम उनकी बात करते। तो जो हमारे पास नंबर एक लिमिटेड है तो हम अपनी बात करेंगे।
6800 की जो बात थी उसमें ये कंसर्न निकल के आ रहा था, जैसे 2200 हमारे पास है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 6800 के जो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जुड़े होंगे वो भी 3-4 हज़ार होंगे, इससे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, कमी होंगे, कमी अच्छा एक सेकंड आरके सिंह के मैं बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई हवम बातें नहीं होती, हम एक अजम्पशन पर काम नहीं करते हैं। आरके सिंह काउंसिल है, आरके सिंह की चैम्बर जो फाइलिंग हुई वो मात्र 800 लोगों की फाइलिंग हुई, 800। और एक और हैं उनके काउंसिल है, मुस्लिम काउंसिल है, लगभग अब्दुल्ला कलाम कर, आप उनसे ही मालूम करें, लगभग 1100-1200 की फाइलिंग उनके चैम्बर से हुई। तो हमारे संपर्क में 2000 भी लगभग आपको वाले जो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग की, 1000 और रख लो, 2000 रख लो, 4-2-6 ही तो हुई। तो हमारे पास लगभग ऑथेंटिक डाटा है, इसमें 10% आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो उस पर हमारा कंसर्न ये था, ये मेरा ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोर्ट में हमारा हम रखने जा रहे हैं, हमारा ये व्यू भर है कि 6800 यानी 7000 सीटें सरकार देने के लिए एकदम जो बात हुई थी उस पर केवल व्यू लिया गया था, उसको कोई ऐसा नहीं फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो। उसमें यह था कि भाई जैसे अगर 5-6 हज़ार लोग हों और 6800 सरकार देने के लिए तैयार ही है, तो ये था कि कुछ हमको अलग से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि 6800 भाई 6800 की बात अब वो आप जो लिस्ट छपी है उसको आप भूल जाइए, कुछ समझिए, वो तो सिंगल बेंच से रद्द हो गई, डिवीजन से रद्द हो गई, इसके अलावा जो डीबी में राहुल लाल ऑर्डर था उसमें भी रद्द हो गई, भारती पटेल में रद्द हो गई, वो उस पर हर तरीके से वो कुचल दी गई। तो उसमें जो लिस्ट है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उतनी सीटें सरकार देने के लिए तैयार है, ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। घोटाला मानी नहीं मानी वो तो अलग है, हमारा कंसर्न ये है कि 6800 सीटें आज खुली पड़ी हैं ओपन मार्केट में, मतलब खुद देने को तैयार, हाँ खुद देने के लिए तैयार है, अपनी खुशी से देने के लिए, हाँ खुशी से देने के लिए तैयार है। तो ये उस समय ये व्यू भर था, आज भी है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा हम लोग चैम्बर से भी निकलवाने के लिए बोल दिए हैं, वो भी निकलवाएगा भैया। तो उसमें यह था कि अगर 6800 से कम ही सारे याची और वो सरकार देने के लिए तैयार है तो फिर लीपापोती करके खत्म कर दिया जाए ना, फिर सबका हो जाए, फिर उतना मथने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मतलब हमारा था। अब उसको 6800 को अगर आप मैनिपुलेट करके ये कहो कि अरे साहब तो 6800 लोग करवाने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा उचित नहीं। लेकिन ये मीटिंग का उद्देश्य भी हमारा यही था कि कल को हम लोग, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव टाइम में हम लोग रह रहे हैं इस समय, आपका 18 नवंबर से फाइनल बहस होनी है, तो कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट आपस में अगर किए तो समझ लीजिए सब खत्म हो जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। अरे उसका एक ठीक, हाँ उसका मतलब ये है कि अगर हाँ, तो कहने वाला कि इतने सेंसिटिव मैटर में बीजेपी गलत थोड़ी ना कहीं नहीं करती, बटेंगे तो कटेंगे। अगर आप बटे 6800 में, अगर आप बटे 7 दिसंबर 20 में, अगर आप बटे 5 जनवरी 22 में, अगर आप बटे रिट कोर्ट में, बटे डबल बेंच में, तो थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ी समस्या आपस में। भाई हमारे कहने से अगर सब कुछ हो जाता तो आज हम लोग शायद इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, बेटे समझना आता है। और फिर कोर्ट में मुकदमा कर देने भर से अगर नौकरी मिलती तो हर कोई आदमी करा और नौकरी ले लेता, लेकिन उसको एक सिस्टम से, एक तरीके से जब कर रहे हैं, और इस लास्ट मोमेंट पर अगर हम आपस में कहेंगे वो तो 6800 करवाने जा रहे हैं, वो तो 7 दिसंबर 20 वालों करवाने जा रहे हैं,
वो तो केवल हाई कोर्ट की बात करते हैं, वो तो केवल सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, फिर क्या मतलब? तो हमारे जितने लोग यहाँ पर आए हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि इस लास्ट मोमेंट पर आपको इन सब मुद्दों के आधार पर कतई ना तो कंफ्यूज होना है, और जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनको आपको सॉर्ट आउट करना है। अगर आप इसमें बट गए तो फिर कुछ मिलने वाला भाई। वकील का क्या है, निकलेगा गाँव झाड़ के निकल गए, उनके लिए मुकदमा भरे। गलत तो नहीं कह रहे? वकील के लिए मुकदमा है, जज तो मुकदमा रोज सुनते हैं। क्या मतलब क्या? अरे उनके लिए जो मशीनरी है, ये सिर्फ मशीनरी है जो कि वो एक प्रोसेस से चल रही है, उनको भावनाओं से इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी हमारी भावनाएं तो इससे जुड़ी हुई है। वकील का क्या होता है भाई, कोर्ट में घुसने से पहले वो अपना अकाउंट चेक कर लेगा, अगर हाँ पैसा आ गया ठीक है आप घुस रहे। जो लोग दिल्ली में गए जानते हैं, हाईकोर्ट में लोग जानते हैं कि अगर पैसा नहीं आया तो बंदा आपके गेट में नहीं घुसेगा या गेट से होगा। जितने भी पैरवीकार हैं, जो भी हैं, लड़ाई लड़े हैं, उनको सबसे किसी से तो वो उनको तो पैसा मिल गया, आपने जो कहा वो बोल दिया। लेकिन अगर गलत तरीके से कुछ आपके अगेंस्ट या उस तरीके से ऑर्डर होगा, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारी लड़ाई में हमको नहीं मिला तो फिर हमारा मतलब क्या रह जाएगा। लेकिन उनके लिए सब मतलब नहीं, उनके लिए मुकदमा भर है। आप गए, पैसा दिया, आपकी बात अगर दिख गई तो कुछ ऐसा हमको उनको नहीं करना है कि केवल मुकदमा हमको डिसाइड कराना है। हमको इतना लड़ाई रहने के बाद कुछ न कुछ कोर्ट से, सरकार से लेना है। और अगर उस लेने के दौरान हम पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना लेंगे तब बड़ी समस्या होगी। तो इन सब बातों को भी हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए जो आगे होता है, खड़ा होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है कि सबको लेकर के चलना। हम लोगों का जो पहले दिन का तो एम था वही हमारे तो साथ है, आज भी वही है ना। तो ऐसा तो हुआ नहीं हमारा, जो हम लोग पहले दिन से लेकर के ड्राफ्टिंग से लेकर के जो भी बात डॉक्टर करी भाई, वही हम आगे डॉक्टर अभी सीट बची नहीं है, याचिका मिलेगा तो कैसे होगा? सीट बचा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का डिसीजन है जी पुलिस भर्ती का। जी अगर अभी हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है, जो गलत है वो पहले दिन से गलत है। अगर गलत अपॉइंटमेंट आपने करी है तो गलत अपॉइंटमेंट चाहे किसी की भी वो गलत है, उनको बाहर जाना होगा। अगर आपको उनको बचाना है, पिटिशनर्स का होना है, तो आपको उनके लिए चाहे करना पड़े, चाहे पद सृजन करना पड़े, चाहे उनको बाहर करके करना पड़े। ये ऑर्डर सुप्रीम भाई, गलत हुआ तो तुम गलत को भर लियो तो क्या सही सड़क पर धूल फाकेगा? तो स्पेसिफिक डायरेक्शन कि या तो आप इनका करिए, कैसे करना, या तो उनको बाहर करके करिए, या तो पद सृजन करके करिए। वो हमारी हेडेक नहीं। तो हमारे पास सीट का तो कोई इशू इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ पुरानी भर्तियां किसी कारण से नहीं हो पाई थी, उनकी वैकेंट पोस्ट भी हमारे पास है। तो सीट का और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जानते हैं डिक्टेटर है, वो कुछ भी कर सकती है। हाई कोर्ट भी कर सकती है, लेकिन वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करती। वो 226 के अंतर्गत ही अपने जो कानूनी पहलुओं उसी पर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आगे वो चैलेंज हो जाता है जाकर के, तो उसके लिए दिक्कत 142 में चैलेंज नहीं कर सकते हो, और वहाँ पर से एक बार डिसाइड होगा तो इसलिए सीट का ब्यौरा वो सरकार का पक्ष है। कितनी सीट है क्या नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात। अगर दोनों तरफ की बहस आप ही कर दोगे तो फिर क्या रहेगा? नहीं, और बात है कि करना अथॉरिटी स्टेट ही होता तो पहले तो उनका भी लेना करना तो नहीं, तो उनसे लिया जाएगा ना कि कैसे करोगे आप, आने तक निकालो और बाहर करो। देखिए, सरकार 18 को आए ना, हमने मेंशन कराया, हम बहस शुरू करेंगे ना। आई आएगा एक बात भाई, हम अपनी बहस शुरू करेंगे। सरकार को ऑलरेडी नोटिस है कि सरकार के पास ये ऑर्डर नहीं हुआ अभी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, यहाँ पर पार्थिव शर्मा इस समय सचिव आए हैं सब शासन, तो अगर कोई उनसे मिल सकता है, मिलवा सकता है, बहुत तेज है और बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अपने मैटर को लेकर के 2 बजे वाला ऑर्डर लेकर के अगर कोई साथी मिल लेता है किसी विधायक के सांसद से फोन करवा करके, तो चीज़ें और गति पकड़ना।
या हम लोग भी प्रयास कर रहे हम लोग भी हैं। प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हो सकता है तो कोई एक प्रत्यावेदन हम लोग तैयार कर दिए हैं, तो वो लेकर के उनको बता देंगे साहब 5 साल से हम लोग ऐसा करिए तो आप 18 नवंबर को लग गया तो दूर इसको करवा दीजिए, तो उन तक अगर बात पहुंच जाएगी तो वो चूंकि दिल्ली कैडर के हैं वो बहुत तेज तक आ रहा है, तो हमको लगता है कि 99% वो इसको डिस्पोज करवाने के लिए सरकार के जो ASC हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको गाइड करते हैं। ठीक, तो उस पर ही हम लोगों को प्रयास पूरा है। तो इस समय भी आपने देखा होगा 2-3 ऑर्डर में दिए हैं, चाहे वो इंचार्ज हेडमास्टर वाला भी तुरंत कर दिया। उनका कहने का जो कोर्ट में मैटर्स हैं और जेन्युइन मैटर हैं जिनको डिसाइड होना चाहिए, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, तो वो भी हो गया। तो 18 को जो बहस शुरू होगी तो हमारी तरफ से शुरू होगी, या जो अपील में गए हैं सामान्य वर्ग के व्यक्ति उनकी तरफ से शुरू होगी, तो सरकार इसको खींच के चली जाएगी। यहाँ तो ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि सरकारी वकील तो कोर्ट में रहते ही रहते हैं, बस भाग मौके पर इसलिए जाते हैं कि कहूँ बहस में करनी हाँ, लेकिन जब बहस शुरू हो जाएगी तब उनका मीटर चलना शुरू हो जाएगा, तब वो बहस। यहाँ भी तो डिवीजन बेंच पे लास्ट मोमेंट पे इन्होंने बहस की थी, इन्होंने तो लास्ट टाइम पे ही किया था। तो पहले तो पिटिशनर और अभिलाष का दोनों का सुन करके, तो ऐसा नहीं है जो है कि उनको तो आना ही पड़ेगा, उनका नंबर एडमिन नहीं पार्टी और तो क्या और क्वेश्चन विजवान भाई वासर भाई, एक क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी हम लोग स्टेज है, उसके बाद कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऐसा ना हो कि किसी सीनियर की कमी की वजह से हमारा केस नहीं, उस पर तो हम लोग तैयारी करते हैं। मेरिट के लिए हमारे पास सीनियर्स हैं, एक और सीनियर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हम लोग और करेंगे। किसी कमी की वजह से लड़ाई मतलब क्या रहेगा? सरकार जो है प्रपोजल खुद से देते कि 7 दिसंबर 2020 वालों को हम देने के तैयार हैं। हाँ, और याचिकाकर्ता भी मान रहे हैं कि हम देंगे। सरकार क्यों देगी? सरकार सरकार जो नहीं, हम ऑन ओथ कोर्ट में खड़े हैं, कागज तैयार करवाओ, उनको सुन करके तब वो मानेगी कि अपना इस तरीके से सरकार का हम तो 68 तो दे रहे, क्या 68 तो दे दिया 68। मैं समझ गया बात। इनका कहना है सरकार कोई भी एक कट ऑफ डेट या कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा करके उसके आधार पर लिमिटेड उनको दे दे, यही तो कहना चाह रहा। लेकिन क्या सरकार के दे देने मात्र से ही हो जाएगा भाई? उसमें हमारी भी तो वो पहले हम असम्पशन के बेसिस पर नहीं जा सकते ना। नहीं, सवाल ये कि अगर दोनों राजी हैं तो क्या ये संवैधानिक होगा या असंभव है या संभव है? नहीं, सरकार जो भी प्रपोजल लाएगी वो पहले नहीं लाएगी। इस भ्रम में आप मत रहिए कि सरकार कुछ लेकर के चली आएगी। हाँ, मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप इस भ्रम में हैं तो बहुत गलत भ्रम में हैं। सरकार कतई पहले ले, सरकार ने सिंगल में जो पूरा एफर्ट किया आपके अगेंस्ट जाने का, वो काउंसिल थे जो स्टेट के CSC थे, क्या नाम था, बूट किया था हम लोगों को एकदम। ये समझ लीजिए कि एक मॉरल डाउन करना होता है, एकदम जमींदोज करना, बुलडोज करने की स्थिति में उन्होंने किया। लेकिन जब डिवीजन बेंच का ऑर्डर है तो हम लोग उनको मिठाई खिला के आए थे, साहब आपने कहा था कि कुछ नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सरकार पहले कुछ नहीं करेगी, उसको क्या जरूरत आ गया कि कूदने की? पहले तो दोस्त तमाशा देखेगी, अच्छा ये चैन वाले लिस्ट वाले हैं, आओ बेटा, अच्छा तुम लोग बाहर अब लड़ो, अब हम बैठे हैं, यही होगा। आप देखिएगा बहस जब शुरू होगी भाई सरकार। अच्छा ये बताओ, सरकार अगर लड़ा के देखिए कि कौन जीत रहा है। बचने का कोई मतलब ही नहीं है, बहस पूरी होनी है। वो तो बहस के दौरान की विषय है। वो पहले अगर उसको पहले देना होता तो उसको टीवी में क्या दिक्कत थी पहले देने के लिए? आप ये समझिए कि इस सरकार से एक सीट भी निकालना इतना आसान नहीं है कि आप कहे तो, और वो भी तब जब आप ये सोच रहे हो कि अरे वो खुद दे देगी। यार अगर खुद देना हो तो वो करती क्यों? अगर खुद उनको करना होता, देना होता तो आपको हमको इस स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदार वही थी।
कोई और है। और अभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार आएगी कोई प्रपोजल दे देगी। मतलब आप खुद सोच के देखिए, मतलब एक तटस्थ होकर के सोचिए, अपना फायदा उसमें सोचिए, तटस्थ होकर के ये सोचिए कि अगर सरकार आकर के आपके फेवर के लिए कर दिया तो फिर मुकदमा वहाँ क्या बचा? आपके फेवर में कर दिया, उनके जिनकी नौकरी बाहर जा रही हो, जो कैंडिडेट डिवीजन बेंच के ऑर्डर के परफॉर्मेंस में एक्सक्लूड हो रहे हैं लिस्ट से, उनके लिए तो वो तो इंटरिम ऑर्डर है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। वो लोग ऐसा नहीं कि वो सुरक्षित हैं, वो तो टिल द नेक्स्ट डेट कोई ऑर्डर में है, तो आपको देगी तो उनको वो तो बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को और हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हुए कोई विधि समझ, इसलिए कोर्ट भी पहले सुनेगी, पहले तमाशा देखेगी, तब किसी निष्कर्ष पर सरकार से कहेंगे कि आपका मेन सरकारी है ना नियुक्ता करने वाली। एक बार तो जज साहब उनसे पूछे कि भाई आप तो बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं दोनों का। हाँ तो कहेगी कुछ, जब कहेगी तो उस हिसाब से बहस होगी। यहाँ भी तो ये बात कहा जो मसूदी से कि सर आप ही को इसका रास्ता आदेश निकाल दीजिए, मैं कर देता हूँ। तो जज साहब ने ये कहा कि आपने समस्या पैदा की है, इसका हल आप ही निकालोगे, हमारे आदेश करने पर नहीं निकाल होगा। कहा तक निकालोगे, जब समस्या आपने पैदा की तो हल उसका तुम ही निकालो। कहने का मतलब तुम ही इनको एडजस्ट करो। वो डायरेक्टली नहीं कहना चाहते थे कि आप इनको ऐसा कर लो। इसके अलावा राजन राय का आपको जानकारी होगी सब इस बारे में। राजन राय का 323 का भी ऑर्डर है, उसमें भी उसने कहा था कि हमने केवल ये मांगा था कि वास्तव में ओबीसी एससी का नुकसान हुआ है तो कितना हुआ, ये बताने के बजाय उन्होंने एक लिस्ट निकाली और लिस्ट निकालने के बाद ये सारा डिस्प्यूट और क्रिएट हो। तो अगर सरकार ने गलत किया तो उसको कौन करने की जिम्मेदारी सरकार की। वहाँ पर बहस एक बार शुरू होने दीजिए। हम लोग पहले शुरुआत में इतना ज्यादा करके नहीं कुछ किया जा सकता ना, वो तो भावनाएं हैं सबके अंदर। देखो अब जो इसीलिए तो मैं इसीलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि कल को जब यहाँ से कोई जाए तो उसके दिमाग में ये न लगे कि कहीं पर जो है हम लोग, हाँ हमारी बात भी नहीं रखी गई, अपना तो लोग समझ करके बात रखाई। जो यहाँ बात होगी वही बात वहाँ बहस कराई जाएगी। आप वहाँ तो सुनोगे भी, ऐसा नहीं कि हम वहाँ छुपा ले जाएंगे, कुछ बात दबा ले जाएंगे। आप लोग सुनोगे भी तो वो बात वहाँ कहलवाएंगे भी। अभी भी वो वहाँ पर तो मैं आपको बताऊँ, कोर्ट के सामने आप बोलने के लिए कुछ भी स्वतंत्र, देना ना देना कोर्ट के सामने, तो आपके 6800 सिंगल से रद्द, डिवीजन से रद्द, एक्सक्लूड और इंक्लूड स्टेटा से रद्द, बियॉन्ड 69,000 के हिसाब से रद्द है, तो आप कहने तो कह ही सकते हो, लेकिन देगा कौन? तो कम से कम ऐसी आपकी कोई मांग अनैतिक ना हो कि आप खुद की मांग नहीं करें। तो पहले जैसे कोर्ट का व्यू तो पहले देखते ही जाएगा ना, कोर्ट जा कहाँ है उस हिसाब से। और दूसरा बिना अदालत में जाओगे, बिना छपा है वो जाओ उसको लिख करके आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए मांगना पड़ेगा। कोई ना अपील है ना कोई सल्टी है, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे पे बाहर इस बात में कटाफ लगाओ, लेकिन काउंट करते जाओ। मैं कितना कटाफ ड्राफ्ट करके जाना इसके लिए अभी बात है काउंसिल का बैठने के चलते काउंसिल रखेंगे हर बैठक के लिए अलग अलग। हाँ बैठक के लिए नहीं, अब पहले तो आपको देखिए सबसे मेन चीज ये है कि इन सबसे ये तो अपने फायदे वाली बात होगी, तो मीठा मीठा हो गया भाई, मीठा मीठा तो यही होगा कि आप, लेकिन अभी आपको दो इशू और है ना, एक तो टीटी वाला एक एटीआरई वाला। भाई तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे ना कि एटीआरई वेदर पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और नॉट। भाई सारी बातें आपकी सही, लेकिन पहले ये बताओ कि पहले तो वो तो ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे साहब जो ओबीसी एससी उसमें घुसे हैं वही गलत घुसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एटीआरई में भी बढ़िया माल काट दिया और टीटी में काट दिया और फाइनल मेरिट में भी काटना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। तो साहब इनको सबको बाहर करो,
वो भी तो ये बहस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो अगर हम तो सबसे ये तो जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे ये तो सेकेंडरी बात, प्राइमरी बात तो वही है कि जो डिवीजन बेंच का जजमेंट है उसमें आप पहले टीईटी जीत के दिखाओ, एटीआरई जीत के दिखाओ, तब तो आपका पक्ष इक्वल होगा, तब लगेगा कि आप बराबर के खिलाड़ी हो। जो कुछ उन्होंने एक बहस करी थी आशीष चतुर्वेदी ने डिवीजन में, और वो बहस ये थी कि साहब इनको रिजर्वेशन दे करके यानी 5% का छूट दे करके जो रेस शुरू हो रही है मेरी नियुक्ति की, उसमें इनको 5 मीटर पहले ही आगे खड़ा कर दिया गया है। हमारा कैंडिडेट तो 5 मीटर पहले खड़ा हो, तो ये तो पहले जीते हैं, उसके बावजूद यहाँ भी इनको 5 मीटर पहले दिया जाए और आगे पहुँच के जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी इनको और बेनिफिट दिया जाए। मतलब पहले टीईटी में भी इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन लिया, यानी इधर से 5 मीटर आगे हो गए, और इनकी जो फिनिश लाइन है वो भी 5 मीटर पहले ही है, तो हमारे इनको सबको जो है पूर्ण दबा दो। यही तो उन्होंने बहस करी थी, फिर तो जो रिजर्व वाले हैं इनको सबको वो गाँव में कहा नहीं कि छुआ के तरह सुधा दे, ठीक है। तो वो सब तो है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको बहस पहले एटीआरई टीटी पर करनी पड़ेंगी और दमदारी से करनी पड़ेंगी, क्योंकि उधर भी एक राकेश द्विवेदी काउंसिल है बहुत तेज कर रहा है, वो पूरी नब्ज पकड़ते हैं, जो नब्ज पकड़े वो हम लोग समझ रहे हैं कि कहाँ पर कि मोटा मोटा उतना नहीं जितना हम लोग देख रहे हैं। हाँ, इसके अलावा उसमें एक चीज़ और है, जो हम लोगों का रिजर्वेशन पॉलिसी में 1981 का, उसमें इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस सिलेक्शन प्रोसेस में भी इन्होंने अकेडमिक के साथ में एटीआरई को रख दिया। तो अगर अकेडमी के साथ में एटीआरई रखा है तो वो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसी चीज़ को तो लोग पकड़े बैठे हैं, तो उसके फेवर में भी हम लोग पूरी अगर उस बहस में हम जीत जाते हैं, हाँ सरकार ने 68 की लिस्ट निकाली थी, मतलब 68 सीटें वो देने के लिए सक्षम है ना, तो वो चाहे पेटेशनर बेनिफिट हो या ऑन मेरिट हो, कम से कम 6800 पद कम से कम दिए जाए। वो तो उसके लिए तो वो तो दे चुकी है। हाँ वही आप जो ले पाए वो ले ले, बेनिफिट में दे, वो अलग बात है जिनका नाम छपा वो लोग नहीं ले पाए। भाई उसने वकालत दे दिया ना, अब उसमें जो लोग नहीं ले पाए वो उनकी गलती रही ना। वही क्या करें, मतलब कम पद, लेकिन वो पद तो हमारे लिए तो है ही ना, और 1000-2000 कम पड़ेंगे तो वो तो सरकार देगी, जब अक्सर लोग देते तो 1000-2000 नहीं देगी। जब मामला 20-20 हजार का है तो 2500 अगर कम भी पड़ गए क्यों नहीं दोगे? जब 18,000 अवैध कर रहे हैं तो क्या 10,000 ये नहीं कर सकते? फिर वही बात है ना, उनके 3 34 पे भी ऑर्डर पहले हो रहा था, बहस करके उसको आगे बढ़वाया गया। हाँ वही बता रहे हैं। सीट भी बढ़वाई गया था। भाई एक सिंपल था कि ये तो साहब ये अपने मन से हम दे दिए, तो आप ये भाई सीधी बात है, अगर कोई चोर पकड़ा जाए और कहे भैया हमने सिर्फ एक मोबाइल चुराया तो क्या एक्सेप्टेबल होगा? लेकिन ये तलाशी लो 2-4 और निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो अगर वो 6800 दे रही इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा कर जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे ना, वही कहने का तात्पर्य कि 800 से कम सीटों पर समझौता नहीं। ना वही कह हम तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं उसको कि अगर इतना तो साहब ये तो कोर्ट के सामने भी हम रख सकते ना, कोर्ट के सामने भी रख सकते साहब, इतना तो ये सरकार खुद कह रही है। अब आंकड़ा हमारा देख लो कि 28,978 ओवरलैप करने थे, 13,007 आपने किया, सीधे 15,000 का आधे तो आप दे रहे हैं, तो साहब ऐसा तो 1000 तो होगा तो ये मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑर्डर का परीक्षण, आप सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो उसका ऑर्डर का परीक्षण तो होगा ही होगा, और उसका परीक्षण होगा, उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उड़ाने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे, और हो सकता है बचा भी रहे और हमें लोगों को हो जाए काम खत्म है, वो फिर बीबी रहे ना सुप्रीम कोर्ट करे नया ऑर्डर आ जाए, आ सकता नहीं आ सकता भाई। अभी जैसे 29,000 वाला भी ऑर्डर हुआ, इसके अलावा और भी 2-3 ऑर्डर, तो वो उसमें खिचड़ी कुछ नहीं हुआ, मेरिट का आता ही पता नहीं, तुम गए आपस में हो गए।
हम पढ़ने बता रहे हैं ना। हाँ, जो ATRE है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, सबसे मेन तो हम लोगों का उस पर बहस करनी पड़ेगी ना। अगर उसमें लूज पड़ गए तो यहाँ तक मैटर नहीं आ पाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहला बहस तो धाकड़ हमको उसमें करनी है ना, जब वो बचेगा तभी तो कुछ होगा। और वो भी तब आपको बचा मैं जब उनके पास सबसे बड़ा पॉइंट जानते क्या है, एक तो पैसा तो है ही, लेकिन उनके पास एक और तरीका है जो कि आपका अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, कहा जाए तो वो ये है कि इस पूरी भर्ती में सिर्फ लगभग 35,000 रिजर्व की सीटें और 50%, तो 50% तो खाली OBC खा गया, 30% SC खा गया साहब, जनरल को 20% मिली साहब, उसमें भी कहते हैं हमारी है। ये आर्गुमेंट मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये आर्गुमेंट ना सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए तो आप लोग लाइव देखिए। 19,000 जनरल सिलेक्ट हुए और 18,598 घोटाला बता रहे हैं। हाँ, मतलब 400 लोग खाली तो जनरल। हम यही बात है, फिर क्या जनरल 400 होना चाहिए? तो जर्नल मतलब समार्ट कहाँ होता है? नहीं, वही जो कोई भी जा सकता है भैया, वहाँ पर इसका मतलब नहीं है कि वो तो अनगिनत होती, लेकिन एक कहने के लिए तो उनके पास है ना भाई, कहने के लिए तो उनके पास है कि नहीं, मुझे तो है। और ये अगर आप किसी भी व्यक्ति से कहोगे तो एक बार और सारी जो मेधा है, सारा जो टैलेंट है वो OBC SC में ही आ गया। तो एक बार उनको कहने के लिए तो कोर्ट में मतलब एक बार क्लिक तो करेगा ही कि आंकड़ा नहीं दिखाया जाएगा ये और ये होगा। और सुनिए क्या होगा, पहला होगा साहब इन्होंने TET में रिलीफ लिया, ATRE में रिलीफ लिया, इसके बाद उम्र में छूट लिया, फीस में छूट लिया, और कितना है कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर में है। आपने दिया नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन वो फीस में उन्होंने सरकार ने नहीं लिया फीस किसी से, तो वो सरकार की बात, लेकिन उसमें छूट के दायरे में आता है। तो उसमें तो फीस, उम्र, ATRE, मतलब कितना छूट लोगे यार तुम लोग, यही तो बहस करते हैं। आप TET में 5% ले लिए, ATRE में भी ले लिए, उम्र में भी ले लिए, फीस में भी ले लिए, एकेडमिक्स में ले लिए, और कहते हमको सीट जनरल की मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्यों मिलनी चाहिए? इन सब पर बहस होगी और कस के बहस, ये मैराथन बहस हुई है जस्टिस मसूदी की कोर्ट। और सुनिए, और वहाँ पर उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की, जो ये TET हो जैसे आपका प्री एग्जाम होता है ना, ATRE मेंस होता है, उसके बाद आप हाई स्कूल से लेके इंटर, ग्रेजुएशन, BEd, BTC और ATRE, इन सब का मिक्सअप करके फाइनल रहेगा। तो कितना आखिर हमको OBC को रिलीज और ऊपर से कहते थे तो चीजें उतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर काश इतनी आसान होती तो क्या करें। भाई आप कह रहे हो ना, लेकिन जब सामने कोर्ट बैठी है और सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वो उसको मानने के लिए वहाँ तो सब मतलब एक तरीके से वो बैठे हैं, तानाशाह बैठे हैं। हम बता रहे ना, उनके लिए कुछ नहीं है, वो वहाँ पर वो अपने मतलब वो जो कहेंगे वही सही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो केवल एक चीज़ को लेकर के नहीं, तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो ATRE TET पर फोकस्ड है, और उस पर हम लोग फोकस्ड है, तभी हमको कोई रास्ता होगा। तो इसमें जितने लोग हैं सब लोग एक तरीके से एक रहो, नेक रहो, तभी जो है वो करने। अगर आप इस तरीके से अगर बचने का प्रयास करेंगे तो नुकसान सबका है। रिलैक्सेशन वाला बात आएगी, वो रिलैक्सेशन वो आखिर अगर आप सिंगल बेंच का जजमेंट उठा करके तो देखोगे शुक्ला का क्या डिसीजन है। उन्होंने कहा कि जो रिलैक्सेशन है दैट इज रिजर्वेशन, कि जो रिलैक्सेशन तुमने लिया है 5% का वही तो रिजर्वेशन है, लेकिन हम लोग उसमें पलट दिए
पलटे क्या? हमने कहा ठीक है साहब, रिलैक्स से सब कुछ है। हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि ATRE और TET रिक्रूटमेंट के भाग ही नहीं करते रहो तुम 5% रिलैक्सेशन। ये बात है, सरकार को मालूम बस कागज सर्विस मैटर पे सिर्फ कागज। अच्छा 20 दिसंबर वाली बात हमको और याद आ गई। ये मैटर उठता था इसलिए हमको बुलाने का और उद्देश्य था। ये सबसे मेन बात जानते क्या था? ये BWS वाली से SLP की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से ये कुछ हाँ वो जानते क्यों आए? क्योंकि अक्सर होता है कि अश्वत्थामा मारा गया वाली कहावत में है, लेकिन ये नहीं पता कि हाथी मारा गया कि द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया, वो पता नहीं। ATRE EWS वाला जब मैटर गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो मैं पहले कहा कि दस्ता थोड़ा सा अलग किस्म के पढ़ के आते हैं और वो किसी की नहीं सुनते। उनके सामने आप मुकुल होते ही खड़े कर दो, हरीश साहब खड़े कर दो, जैसे सामान्य वकील है वैसे वकील है, आप वकील भर दो, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं। अगर आप सही हो तो सही हो, गलत हो तो गलत हो। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जो एग्जाम कंडक्ट हुआ ATRE का, उसका तो 12 मई 2020 को ATRE दुख दे रही है जरा जरा, जिसमें 4,36,000 में से 1,46,000 लोग पास आउट दुख रही है साली। और 12 मई के बाद 13 मई को रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, तो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया जिसमें ये क्लियर स्पेसिफाई था कि OBC का 27% रिजर्वेशन है, SC का 21% है, ST का 2% है और 50% सीटें अनरिजर्व। यही तो है। कोर्ट ने वहां पर यही कहा कि 13 मई 2020 को जब ये आपका नोटिफिकेशन आया और EWS 10% उसमें नहीं दिया गया था, तो आपने मई 2020 का सर्कुलर क्यों नहीं चैलेंज किया? और बिना चैलेंज किए आप हमारे पास आ गए, तो हम आपको क्या दे दें? लेकिन उस 13 मई 20 को लोगों ने अपने हिसाब से अजम्पशन के बेसिस पर ये बता दिया कि वो जो 2020 की बात थी वो याचियों की बात थी, वो याचियों की बात नहीं थी। वो नोटिफिकेशन भाई सीरीज बात है, अगर नोटिफिकेशन में 27% रिजर्वेशन नहीं है तो आप ले लोगे। जो चीज़ विज्ञापन में नहीं है, अथॉरिटी जिसको देने के लिए तैयार है, वो चीज़ आप दोगे कि उसके बियॉन्ड जा करके कर सकते हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि जब तुमने उस विज्ञापन को चैलेंज नहीं किया कि इसमें हमको 10% EWS चाहिए, इसको रद्द करके नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो हम आपको कैसे देते? कोर्ट भी वो चीज़ नहीं दे सकती जो रिटर्न में ना हो, कोई रिटर्न में ना हो, वही आज सर्विस रूल में ना हो, रिजर्वेशन मान तो रहे हैं लेकिन लिखित में कहीं नहीं। तो अभी EWS का सबसे बड़ी समस्या है कि 10% अगर उस नोटिफिकेशन में नहीं था तो इनको चैलेंज करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि 10% आप इसको नहीं, इस विज्ञापन को रद्द करें। ना उसको उन्होंने सही मान लिया और फिर उस विज्ञापन को 7 तारीख को डिवीजन बेंच ने अपहोल्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में रामचंद्र मौर्य ने अपहेल्ड कर दिया, तो वो नोटिफिकेशन फाइनलाइज हो गया। अब उसमें कोई संशोधन, उसके बाद अपन नियुक्तियाँ हो चुकी, तो अब आप चैलेंज करने न करने कोई मतलब नहीं। वो 20 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, वो मेन है। भर्ती प्रक्रिया वहीं से शुरू हुई है, उसमें चूंकि इसलिए नहीं, इस बात को ही दफ्तर ने वहाँ पर कहा था, लेकिन लोगों ने उसको एक 20 का एक सिगोफा बना के कर दिया, 20 और क्या खिलाफ ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ इस उद्देश्य का कि जब रिक्रूटमेंट शुरू हुआ 2020 में, तब आप कहा चैलेंज करना चाहिए। ये पूरा मैटर भास्कर